नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टीम्स फॉर विन में। कल हमने पिछली क्लास जो थी उसमें हमने पढ़ा था कि पदार्थ की कौन-कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस होती हैं, ठीक है? और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि उनके गुण क्या होते हैं, जैसे किसका आकार निश्चित होता है, किसका आयतन निश्चित होता है, इस तरह से। आज हम पढ़ेंगे कि जो पदार्थ होता है उसकी अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं हम, उसके अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ और द्रव्य एक ही चीज़ होती है, ये हम बता चुके हैं आपको, ठीक है? तो द्रव्य की अवस्था परिवर्तन मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब बात आती है कि अवस्था परिवर्तन क्या है, तो इसमें ताप या दाब के कारण द्रव्य की एक अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहलाते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में अपने आप तो परिवर्तन होगा नहीं, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा या स्वतः ही बढ़ जाता है कभी कभी टेम्परेचर, जैसे वातावरणीय के टेम्परेचर, और दाब बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, तब जाके उनकी क्या होगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं कैसे द्रव्य का अवस्था परिवर्तन होता है। ये देखिए, इसमें एक चित्र के माध्यम से हमने समझाया है। ये ठोस है, ये ठोस है, ये द्रव है और ये है गैस। तो इसमें क्या हो रहा है, ठोस को जब द्रव में बदल रहा है तो किस तरह से जा रहा है, गलन के द्वारा, मेल्टिंग करेंगे तब जाके ठोस द्रव में बदल जाएगा। इसके बाद द्रव को अगर गैस बनाना है तो उसका वाष्पीकरण कर देंगे, और इसके बाद अगर गैस को ठोस में परिवर्तित करना है तो दृढ़ीकरण होता है, डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है? अब अगर ठोस को द्रव में बदलना है और द्रव को गैस में बदलना है तो इसका कोई एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं जल का, क्योंकि जल हमारे आसपास तीनों रूपों में पाया जाता है। उसको हम ठोस फॉर्म में बर्फ़ की तरह देखते हैं, और द्रव फॉर्म में हम उसको जल की तरह देखते हैं, और उसको गैस फॉर्म में हम उसको वाष्प की तरह देखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे ठोस, जब हम जल का ठोस फॉर्म क्या होता है, बर्फ़ होती है। तो जब बर्फ़ होगी, बर्फ़ कैसी होती है, ठोस होती है। अगर बर्फ़ को अगर द्रव अवस्था में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसको गला देंगे। गलेगा कैसे, मतलब मतलब जैसे फ्रिज में बर्फ़ रखी हुई है, उसको बाहर निकाल के रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर तापमान वहाँ की अपेक्षा ज़्यादा होता है, तो क्या होगी, पिघल जाएगी, तो ये हो जाएगी मेल्टिंग। इसके बाद द्रव को गैस में बदलना है, तो द्रव को गैस में कैसे बदला जाएगा, इसको धूप में रख देंगे या थोड़ा टेम्परेचर उसका जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका भाप बन के उड़ने लगेगा पानी, तो वो कैसे बदल जाएगी, गैस अवस्था में बदल जाएगी। और फिर गैस अवस्था में बदल गई, वाष्प बन गई। और जब वाष्प का क्या होता है, दृढ़ीकरण होता है, तब जाके जैसे वाष्प बन के बहुत सारा जल ऊपर आसमान में उड़ जाता है। उसके बाद जब वो ठंडा होता है तो कैसे हमारे बरसात के रूप में छोटी छोटी बूंदों के रूप में वापस द्रव अवस्था में बदल कर ज़मीन पर आ जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग कर देंगे, जमा देंगे, यही बोलता है जमना या फ्रीजिंग, ठीक है? द्रव मतलब जल है, जल को अगर हमें बर्फ़ में बदलना है तो फ्रिज में रख देंगे। ठंड जैसे ही वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, ठंडक ज़्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, वो ठोस हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगर ठोस को गैस में बदलना है तब एक क्रिया होती है ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा ठोस को बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। जैसे कपूर होता है, कपूर का जब ऊर्ध्वपातन होता है तो ये सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाता है, बिना द्रव अवस्था में बदले। आयोडीन हो गया, आयोडीन भी सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाता है। अब बात आती है, सर गैस का द्रव में कैसे बदलेंगे गैस को, तो ये होता है संघनन के माध्यम से। जब जल वाष्प ऊपर चली जाती है तो वो ठंडी होकर जो नीचे ज़मीन पर जो द्रव रूप में आती है, बूंदों के रूप में छोटी छोटी बरसती है, तो उसको संघनन की क्रिया कहते हैं, ठीक है? कंडेंसेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि ठोसों का गलनांक के बारे में पढ़ेंगे, कि ठोस जो है वो कैसे गलते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कितना टेम्परेचर पे ये गलने लगते हैं, तो यही है ठोसों का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। जिस ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, वह ताप उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक कहलाता है, ठीक है? मतलब जैसे कोई भी है, जैसे बर्फ़ है, उसको हम
टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, जब गलने लगेगा तो वो जिस टेम्परेचर पे गलने लगता है वही टेम्परेचर उसका गलनांक कहलाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक, जिस पॉइंट पे गलना स्टार्ट होगा वही उसका गलनांक कहलाएगा। इस और इसको कैसे नापेंगे कि कितना टेम्परेचर है, ये थर्मामीटर टाइप का एक चीज़ होती है, आगे पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, अब बात आती है कि क्वथनांक। गलनांक हमेशा ठोस का होता है ज़्यादातर, क्योंकि ठोस ही होगा तभी वो गलेगा। ठीक है, अब बात आती है द्रवों का क्वथनांक कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट से आप सीधा समझ सकते हैं उबलना जल का। तो जिस ताप पर किसी द्रव के वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर हो जाता है वह ताप उस द्रव का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मतलब कि जिस टेम्परेचर, जब आप देखते होंगे कोई भी चीज़ जैसे पानी जल रखते हैं आप जब, तो वो उसमें जब पकता है तो उसमें छोटी छोटी बूंदों के रूप में ऐसे ऐसे उबाल मारने लगता है छोटी छोटा, तो वही होता है क्वथनांक पॉइंट जिस पर वो बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, इसी को हम क्वथनांक कहेंगे, उसी टेम्परेचर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ताप अर्थात टेम्परेचर। ताप को डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट व केल्विन 3 पैमानों पर मापा जाता है। साधारणतया डिग्री सेल्सियस को 0 से 100 तक मापा जा सकता है तथा डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के होता है। ठीक है, इसका निकालने का एक फार्मूला भी ये दिया हुआ है। अगर हमको डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है तो इस फार्मूले से हम आपको निकाल के दिखाते हैं। हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमें फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है। फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगा देंगे, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जगह रख देंगे 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 इस प्लस में 32 लगा है, ये लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से ये कट जाएगा 5 बार, तो ये आ जाएगा इसका 9 का 5 में गुणा कर देंगे तो 45 प्लस ये 32 पहले से है। ठीक, ये हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, इसी तरह से हम अगर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया है, अगर इसको 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को फिर से अगर हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो इसी फार्मूला का फिर से यूज कर सकते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह क्या रखा है 77 इज इक्वल टू लगा है, लगा देंगे। 9/5 लिखा, लिख देंगे। इसके बाद डिग्री सेल्सियस का मान ही निकालना है हमको, तो डिग्री सेल्सियस रखा रहेगा, प्लस 32 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो प्लस का 32 है इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरफ आएगा, तो 77 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। ये घट जाएगा इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 7 में 2 जाएगा तो आएगा 5, और 7 में 3 जाएगा तो आएगा 4। 45 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। 9 से ये कट जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, ये 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब फ़ारेनहाइट पैमाने को 32 डिग्री सेल्सियस तथा 212 डिग्री सेल्सियस के मध्य व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये इसको ज़्यादातर 32 से 212 डिग्री के मध्य व्यक्त करेंगे। अब केल्विन तथा सेल्सियस के बीच क्या संबंध होता है, तो एक केल्विन जो होता है उसको डिग्री सेल्सियस में 273.15 या हम इसको 273 ही कह सकते हैं, जोड़ देंगे तो ये फार्मूला इसका केल्विन का मान आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 273। ठीक है, अब आइए कुछ मान देख लेते हैं। ये चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है हमने। इसमें क्या है कि ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस का मान। ठीक, ये दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट का मान, और ये इस तरफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है केल्विन का मान। इसका मिनिमम मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है, से 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मिनिमम मान होता है 32 डिग्री सेल्सियस टू 112 डिग्री सेल्सियस। ओके,
112, ठीक। अब इसका 25 डिग्री सेल्सियस ये हो गया, अगर रूम टेम्परेचर पे देखा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस और 77 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ये रूम टेम्परेचर अगर आपसे पूछा जाए कि कितना होता है तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। और किसी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछा जाए तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 212। ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ इस तरफ दिया हुआ है केल्विन का मान, ये भी देख लेना। चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।